नमस्कार छात्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का होना कितना आवश्यक है, इसी को दृष्टि में रखते हुए जीआईएस एवं जियो संस्थान ने एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए इस फाउंडेशन की शुरुआत की है। इसी के संबंध में हम जीआईएस एवं जियो संस्थान को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जियो के संस्थापक गुरुजी श्री नए पदम सागर जी महाराज एवं गुरुडी मैना श्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन के लिए इस प्रयास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुजरात से श्री मेहुल जी रूपाणी एवं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं रत्नेश कुमार कोर आईएएस के फैकल्टी के रूप में सिविल सर्विसेज से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बायोलॉजी से संबंधित है, जो कि जनरल साइंस के टॉपिक में आता है, को डील करेंगे। बेसिक बायोलॉजी कैसे जीवन के बारे में समझ विकसित करती है, बेसिक बायोलॉजी कैसे यूपीएससी में तथा यूपीएससी संबंधित परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही के दिनों में बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न टॉपिक न्यूज में रहे हैं। उन टॉपिक्स को समझाने के लिए बेसिक बायोलॉजी की समझ होना बहुत आवश्यक है। जैसे CRISPR-9, RNAi बायोलॉजी जैसे टॉपिक और कोरोना जैसे टॉपिक बहुत चर्चित हैं। इन्हीं को समझने के लिए हम बेसिक बायोलॉजी की समझ विकसित कराने के लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में सेल से संबंधित जानकारी जुटाएंगे। सेल कैसे काम करता है, सेल होता क्या है, सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है, ये सब चीज हम नेक्स्ट बाय नेक्स्ट समझेंगे। जैसे सेल की डिस्कवरी से संबंधित कुछ तथ्यात्मक ज्ञान यहाँ पे पेश किया गया है। इससे संबंधित जैसे एनडी और सीडीएस से संबंधित एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे सेल की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा की थी। इसी क्रम में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा फ्री लिविंग सेल को देखा था। सेल के कंपोनेंट में जो मुख्य भूमिका निभाता है वह सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलर ऑफ द सेल और मास्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। इसी क्रम में सेल का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म
और न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाने वाला कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एवं साइटोप्लाज्म को संयुक्त जो टर्म दिया गया था वो प्रोटोप्लाज्म दिया गया था। उस प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। सेल कैसे काम करता है, सेल क्या होता है, इससे संबंधित सबसे पहले सेल थ्योरी को दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्लांट एवं एनिमल सेल में बताया था। इसको उन्होंने सेल थ्योरी के नाम से प्रपोज किया था। वो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले किसने बताया था? स्लाइडन एंड स्वान ने, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके बाद बिरचोव ने बताया था सेल डिवीजन से संबंधित कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। जैसे सेल, एक नई सेल बनेगी तो नई सेल कैसे बनेगी, तो इससे संबंधित तो उन्होंने बताया था कि नई सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगी, जिसको हम पेरेंटल सेल भी कहते हैं। तो नई सेल हमेशा कहां से विकसित होगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, दैट इज पेरेंटल सेल। फिर इसी क्रम में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विकसित हो गए थे तो 1940 के अराउंड में सेल की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करना प्रारंभ किया था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय काल में, अलग अलग टाइमलाइन में सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को, डिफरेंट स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है तो उसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस है उसका फंक्शन क्या है, डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, उनको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में 1900 के बाद बहुत सारी स्टडीज हुई। उन स्टडीज के माध्यम से पता चला कि सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, व्हाई, क्यों? सबसे पहले ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट सेल है तो क्यों है, और कोई क्यों नहीं, टिश्यू क्यों नहीं, ऑर्गन क्यों नहीं, ऑर्गन सिस्टम क्यों नहीं, ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं? बिकॉज सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism, because all structure and function start from the cell or within the cell. जब सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, और टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो सेल ही नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म में बांटा जाता है। वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। छात्रों एक बात और बताते चलें, बायोलॉजी को समझने के लिए और कोई भी अन्य सब्जेक्ट को समझने के लिए टर्म का मीनिंग आना बहुत आवश्यक है। टर्म को तोड़कर उसका मीनिंग निकालना बहुत आवश्यक है, और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए तो टर्मिनोलॉजी और इटियोलॉजी का आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यूपीएससी संबंधित एग्जाम्स में कि हम उस टर्म को तोड़ते हैं और उसका हम आंसर पा लेते हैं। ऐसे ही बायोलॉजी को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी का आना बहुत ही आवश्यक है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी मीन्स सिंगल,
यूनि मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मीन्स सिंगल। और जो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यूनि मतलब सिंगल सेल, वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जो केवल एक सेल से बना होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना। ऐसे ही मल्टी, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मल्टी मीन्स बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर मतलब वह ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने होंगे, मतलब दो या दो से अधिक सेल से बने होंगे, उन सब ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन, प्लांट। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के आधार पर सेल को, और ओल्ड और न्यू के आधार पर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड के आधार पर सेल को दो टाइप्स में बांटा जाता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स बेल, यू मीन्स बेल, और मोर एडवांस्ड और मोस्ट एडवांस्ड। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन प्रोकैरियोटिक टर्म बना है दो शब्दों से। इससे प्रोकैरियोटिक बना है दो टर्मों से, प्रो एंड कैरियन, प्रो एंड कैरियन, प्रो एंड कैरियन। तो कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, और प्रो मीन्स प्रिमिटिव। तो जिन सेल्स में न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है और पुराना होता है उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे प्रिमिटिव से मतलब ये होता है जिन सेल्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उनको हम प्रोकैरियन बोलते हैं, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके लिए एक सिंगल टर्म यूज होता है, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियोइड पाया जाता है उसके आधार पर हम इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन। जिन सेल्स में न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन होगा हम उनको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और जिन सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मींस जिन सेल्स में न्यूक्लियस के सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, हम उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज द सिंपल सेल, unicellular cell, lacks organized nucleus, lack organized nucleus or membrane and other membrane bound organelles, other membrane bound organelles। न्यूक्लियस तो सिंपल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके साथ साथ अन्य उसके साथ साथ अन्य सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में
डीएनए जो पाया जाता है, जैसे हमने पहले ही बताया, वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म में पाया जाता है, विदाउट मेम्ब्रेन, नो सराउंडिंग मेम्ब्रेन। सेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम, सेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम सेल का वह सेल ऑर्गेनेलिज होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। इसलिए किसी सेल के सर्वाइवल के लिए, मिनिमम सर्वाइवल के लिए, वह ऑर्गेनेलिज तो होगा जो उसके सर्वाइवल के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और बिना प्रोटीन सिंथेसिस के कोई सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसी संबंध में जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है, आपके जानकारी के लिए, वो राइबोसोम होता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। हम जब राइबोसोम पढ़ेंगे ना, तब इसको डिफाइन करेंगे 70S राइबोसोम क्या होता है। एस यहाँ पे एक कॉफिशिएंट है और एक यूनिट है जिसको हम सोएडवर्ग यूनिट बोलते हैं, सोएडवर्ग यूनिट बोलते हैं, जो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। प्रोकैरियोट का साइज 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, नॉट ए बिग डील। सेल होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में फोल्ड हो जाती है, जो एक मेसोसोम स्ट्रक्चर बनाती है, जो एक मेसोसोम स्ट्रक्चर बनाती है। इस मेसोसोम के बारे में क्लियर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली ये माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल में फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करती है, वही यहाँ पे काम मेसोसोम करता है। और समटाइम ये भी माना जाता है कि मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो मेसोसोम का यहाँ फंक्शन वेल अंडरस्टूड नहीं है, हाइपोथेटिकल फंक्शन ये माना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फंक्शन होता है ना, वही मेसोसोम यहाँ पे फंक्शन करती है, और साथ साथ उसके साथ भी प्रोकैरियोटिक सेल के सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करती है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स के सराउंड में रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल से केमिकली डिफरेंट होती है, जो कि, और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की शेप को मेंटेन करना, ऑर्गेनिज्म की सेल शेप को मेंटेन रखना। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया इज टाइप ऑफ ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। वहीं यदि हम बात करें फंगस की, तो फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, और प्लांट की सेल वॉल बनी होती है मेनली ऑफ सेलुलोज, मेनली ऑफ सेलुलोज। लेकिन बैक्टीरिया के हम बात करें हम, तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। समटाइम सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो बैक्टीरिया की होती है, हम उसको कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल, इसको कैप्सूल जो होता है ना, बैक्टीरिया को पैथोजेनेसिटी में हेल्प करता है। इसकी पैथोजन कैपेबिलिटी कितनी होगी, उसमें कैप्सूल हेल्प करता है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक डिफर केमिकली फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड प्रोटिस्ट, जो हम पहली बात कर चुके हैं। सब बैक्टीरिया है फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या होता है? फ्लैजेला का काम क्या होता है? मूवमेंट। फ्लैजेला का काम क्या होता है? लोकोमोशन और मूवमेंट, मूवमेंट कराना, मूवमेंट कराना। अब फ्लैजेला डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं है उसकी। और फ्लैजेला का जो कंपोजिशन होता है वो 9+0 होता है, 9+0 होता है। 9+0 क्या होता है, हम ये आगे
नेक्स्ट लेक्चर्स में जब जरूरत होगी तब देखते चलेंगे। तो ये हेल्प किसमें करते हैं? लोकोमोशन में। फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन कराना। और पिलाई, पिलाई ये बने होते हैं पिलीन प्रोटीन के, जो सेल अधेशन में काम करते हैं, सेल कांटेक्ट में काम करते हैं। पिली का फंक्शन क्या होता है? सेल कांटेक्ट में काम करना। टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे एक प्रोसेस होता है जिसको हम कंजुगेशन बोलते हैं, तो कंजुगेशन में पिली का बहुत बड़ा रोल होता है। कंजुगेशन में पिली के थ्रू दो बैक्टीरियल सेल कांटेक्ट में आती हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस दो सेल डिवीजन के टाइप हैं जो हम आगे स्टेजेस में पढ़ेंगे। माइटोसिस को हम सोमाटिक सेल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम गैमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, वो पेरेंट पेरेंट सेल होती है उसके बराबर होता है। लेकिन मियोसिस सेल डिवीजन का मेन फंक्शन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा कर देना। जैसे हम जानते हैं गैमीट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो कि गैमीट किससे बने होते हैं? मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा। तो मेन फंक्शन क्या होता है मियोसिस का? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देना। पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा कर देना। यदि मियोसिस नहीं होगा तो हैप्लॉइड सेल नहीं बनेगी। हैप्लॉइड सेल नहीं बनेगी तो आगे की पीढ़ी एन एंड एन मिलके 2n नहीं बना पाएगा। 2n नहीं बनेगा तो जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मियोसिस सेल डिवीजन का होना बहुत ही आवश्यक है। और यूकेरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नॉर्मली पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम है जो कि मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में और मेनली बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का मेन फंक्शन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करना। जैसे हम आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया। तो क्यों हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट? तो उसमें जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करने में। ये सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें फ्लैजिला दिखाया गया है, पिली दिखाई गई है, कैप्सूल दिखाया गया है, सेल वॉल दिखाया गया है, सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, राइबोसोम दिखाया गया है और क्रोमोसोमल डीएनए दिखाया गया है। ये सब चीज हम पहले ही लास्ट पीपीटी में डिफाइन कर चुके हैं। अब सम फीचर ऑफ यूकेरियोटिक सेल देख लें। जब हम प्रोकैरियोटिक को पढ़ चुके हैं तो बहुत हद तक हम चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि यूकेरियोटिक सेल एडवांस सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है। तो हम प्रिमिटिव सेल को जब पढ़ चुके हैं और एडवांस सेल के बारे में हम जब जानेंगे ना, तो हम कंपैरेटिवली देख पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, किस चीज की नहीं होनी चाहिए, सेल का विकास कैसे हुआ, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ। ये सब चीज हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे अब यहाँ से। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही होते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक के सेल में नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? सेल का साइज भी बढ़ जाएगा, सेल का साइज भी बढ़ जाएगा क्योंकि एडवांस सेल है, एडवांस सेल है। क्योंकि यहाँ पे सेल में सेल का साइज इसलिए भी बढ़ जाएगा कि वहां पे सेल ऑर्गेनेलिज भी पाए जा रहे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं थे। तो सेल साइज बढ़ जाएगा।
shape of the eukaryotic cell varies significantly. Shape of the cell depend on the type of the cell. जैसे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल का शेप होगा फ्रेजाइल होगा, फ्रेजाइल है क्योंकि सेल वाल नहीं है। वही प्लांट का जो शेप, प्लांट सेल वाल का जो शेप होगा वहां पे रिजिड होगा शेप। क्यों होगा रिजिड? क्योंकि वहां पर सेल वाल पाई जा रही है। हम जैसे बात कर चुके हैं पहले, एडवांस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाएंगे जिन पे हिस्टोन प्रोटीन होगी, और न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन वह प्रोटीन होती है जो कि क्रोमोसोम को बांधे रखती है, एडवांस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक के केस में एब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज डीएनए। डीएनए आगे पढ़ेंगे हम। एंड इट इज लीनियर एंड हैज मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक के केस में डीएनए लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक केस में कैसा होता है? सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक के केस में कैसा होता है डीएनए? सर्कुलर। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। चूंकि एक सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाती है, तो नई सेल के लिए जो डीएनए आएगा ना, वो पेरेंटल सेल से ही आएगा। इसीलिए जो डीएनए से जब डीएनए बनता है ना, तो हम उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसकी जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां अपना डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज सराउंडेड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस आर कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन प्रोटीन, जो हम बात कर चुके हैं। हिस्टोन प्रोटीन ही क्रोमोसोम की शेप को मेंटेन रखता है। एंड सर्कुलर क्रोमोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल। Cell wall that present in the some eukaryotic cell is made up of cellulose or other carbohydrate। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, cell wall that is present in some eukaryotic cell, some eukaryotic cell that is plant cell and fungal cell। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन वही फंगस में सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट में एंड फंगल सेल में। दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट। सम यूकैरियोटिक सेल लाइक ईस्ट सेल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ईस्ट सेल कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली। ए माने नहीं, सेक्स मतलब सेक्स। जो सेल विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स जो प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट क्या कर रहा है? ईस्ट कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस के द्वारा। मतलब जो सेल सोमैटिक सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस हो रही है, हम उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। और फिजन, जब दो सेल एक सेल से बनती है, वो दो नई सेल जो बनेगी वो पुरानी सेल के फिजन से बनेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने से बनेंगे, तो हम उसको फिजन बोलते हैं। वेयर अदर सेल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अदर सेल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यूकैरियोटिक सेल का एक जनरल फीचर है कि वो माइटोसिस एंड मियोसिस पाया जाएगा। प्लाज्मिड अकर रेयरली। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड नॉर्मली पाया जा रहा था, फ्रिक्वेंटली पाया जा रहा था और बहुतायत में पाया जा रहा था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल, कुछ ही यूकैरियोटिक सेल ऐसी होती है जिनमें प्लाज्मिड पाया जाता है, जैसे ईस्ट सेल, ईस्ट में प्लाज्मिड पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करेंगे एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो बेसिक डिफरेंस दो तीन होते हैं ना, वो एक तो सेल टाइप के आधार पर होते हैं। सेल एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल
पाया जाता है। ऐसे ही एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, जब प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हम देखते हैं एनिमल सेल हैव सेंट्रोजोम एंड लाइसोसोम, सेंट्रोजोम एंड लाइसोसोम, whereas plant cell do not, whereas plant cell do not। सेंट्रोजोम का क्या फंक्शन है? सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना। लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? लाइसोसोम का सेल में मेन फंक्शन ये होता है कि जो सेल में रिम्यूनेंट मटेरियल पड़ा रहता है ना, उसको रिसाइकलिंग करना, उसको रिसाइकलिंग करना। और सेल का कोई सेल ऑर्गेनेल जो अपना फंक्शन बंद कर देता है उसका ब्रेक डाउन करना। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं किसको? लाइसोसोम को। सेंट्रोसोम इज ए microtubule organizing center found near the nuclei of animal cell, while lysosome take care of the cell digestive process। जैसे हम बोल रहे थे डाइजेस्टिव प्रोसेस, तो इसीलिए हम बोल रहे थे इसको, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। In addition, plant cell have cell wall, a large central vacuole, chloroplast, and other specialized plastids, where animal cell do not have, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल प्रॉपर्टीज, जैसे सेल वॉल तो प्लांट सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना। क्यों? सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। किसको? सेल को। उसको शेप को मेंटेन रखना, शेप को मेंटेन रखना। सेंट्रल वैक्यूल का फंक्शन होता है रेगुलेटिंग फंक्शन, रेगुलेटिंग फंक्शन, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है सेल के अंदर, वाटर की कंटेंट को मेंटेन रखता है सेल के अंदर। तो उसका मेन फंक्शन होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, चेंजिंग एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो हम बात कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं CO2 के ऑब्जर्व की प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? फूड नहीं होगा। फूड नहीं होगा तो सर्वाइवल कैसे होगा? तो फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल प्रोसेस ऑन द प्लेनेट अर्थ। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। सिंथेसिस मतलब निर्माण करना, बनाना, टू मेक। सिंथेसिस मतलब टू मेक। तो टू मेक क्या? वह प्रोसेस जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में CO2 को एब्जॉर्ब करती है, और एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसको हम रगिस्को एंजाइम बोलते हैं, वह CO2 को एक्सेप्ट करता है और उसको फिक्स करता है फूड बनाने में, उसको फिक्स करता है फूड बनाने में। और इसी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायी गैस है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो जिएंगे कैसे? तो फोटोसिंथेसिस दो तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो भोजन बनाने के लिए और दूसरा O2 इवोल्यूशन के लिए। O2 यहाँ पे आता है, पहले ये अवधारणा थी कि O2 का जो इवोल्यूशन होता है वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं तो CO2 से O2 का इवोल्यूशन होता है, लेकिन ये अवधारणा गलत थी। O2 किससे आती है? O2 फोटोसिंथेसिस की क्रिया में H2O का फोटोलाइसिस होता है। H2O का क्या होता है? वाटर का क्या होता है? फोटोलाइसिस। मतलब लाइट की प्रेजेंस में जब H2O का ब्रेक डाउन होता है तो वहां से क्या आता है? O2 आता है। वहां से क्या आता है? O2, ऑक्सीजन, जो कि हमारी जीवनदायी गैस है। और वहीं पे बनता है फूड। फूड जो फूड में जो बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट,
जो कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बन है ना वो आते हैं CO2 से, वो आते हैं CO2 से। तो फोटोसिंथेसिस हमने देखा कैसे एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। ये एनिमल सेल है जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। एनिमल सेल में सबसे पहले तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनेलिज में मेन मुख्यतः क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सारे सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम ही जेनेटिक, जो क्रोमोसोम बने होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकेरियोटिक सेल। तो डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेंगे आरएनए। आरएनए क्या करेंगे, आरएनए बनाएंगे प्रोटीन, आरएनए बनाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन ही आगे सेल को पूरा बेच देंगे सेल के फंक्शन के लिए। तो न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप होगा, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही न्यूक्लियर पोर पाए जाएंगे। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल न्यूक्लियस के बाहर, मतलब सेल के अदर पार्ट में भेजना। तो न्यूक्लियर पोर का ये फंक्शन होता है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाए जाएंगे जो कि डीएनए का बना होता है, डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन का बना होता है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। वही न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करना एंड आरआरएनए का निर्माण करना। तो राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा हम पहले देख चुके हैं, आगे अब देखेंगे। वही पेरोक्सिसोम होता है सेल के अंदर। पेरोक्सिसोम का मेन फंक्शन होता है फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। वही हम देखेंगे प्लांट में पेरोक्सिसोम कैसे उसी प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उस पे एम्बेडेड होते हैं राइबोसोम, उस पे एम्बेडेड होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जिस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एम्बेडेड होंगे उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम आगे चल के इनमें रफ क्यों बोलते हैं, स्मूथ क्यों बोलते हैं, रफ का क्या फंक्शन होता है, स्मूथ का क्या फंक्शन होता है, हम आगे चल के ये देखेंगे। वही हम सेंट्रोसोम को देख चुके हैं। सेंट्रोसोम जो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे हम। इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं सेल में, जो इसके माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब माइक्रोफिलामेंट ये क्या बनाते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का जो स्केलेटन बनाते हैं ना, वो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेल का साइटोस्केलेटन, जो सेल के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, सेल के मेंटेनेंस में, सेल शेप की मेंटेनेंस में, एंड सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने में भी हेल्प करते हैं। प्लाज्मोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल इन नेचर, सेमी परमेबल इन नेचर और सेलेक्टिव इन नेचर। कुछ कंपाउंड को, कुछ मॉलिक्यूल को सेल फ्रीली जाने देती है, लेकिन कुछ कंपाउंड को सेल नहीं जाने देती। वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में, सेल के अंदर से बाहर जाने में या बाहर से अंदर जाने में, तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब जहां एनर्जी की जरूरत होती है, जहां एनर्जी की जरूरत नहीं होती है फ्रीली पैसेज होता है, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ये आगे देखेंगे। लाइसोसोम के बारे में हम देख चुके हैं। एक स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी, एक स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में ही हम इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, प्लांट सेल में हम इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो गोल्जी बॉडी कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है,
गोल्जी बॉडी कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसलिए हम गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। साइटोसोल के बारे में बात कर चुके हैं। साइटोसोल प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने सुना होगा एक टर्म एटीपी, एटीपी का मेन फंक्शन क्या है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना, सेल का एनर्जी प्रोवाइड कराना। एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी। आगे देखेंगे एटीपी क्या होता है एक सेपरेट क्लास में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एटीपी का प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसे वैक्यूल के बारे में देखा हमने, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती हैं जिनको हम सेंट्रियोल वैक्यूल बोलते हैं, एनुअल सेल में वैक्यूल छोटी होती है क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट फंक्शन नहीं होता वैक्यूल का। ये प्लांट सेल है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल है जो हम बात कर चुके हैं। बेसिक डिफरेंस होता है सेल वॉल का, सेल वॉल का एंड प्लास्टिड्स का, जिसको प्लास्टिड डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हम आगे देखें। क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसको हम पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट किसकी साइट है, फोटोसिंथेसिस की साइट है, बाकी हम देख चुके हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बीइंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग बीइंग। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से होता है, एक तो होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो सेल से स्टार्ट होता है। जैसे हम पहले देख चुके हैं सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। तो सेल मिलके बनाएगा टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाएगा ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स जो बात कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बनाते हैं ऑफ सेम काइंड, जिसको बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू। ऑर्गन, ऑर्गन जब वन एंड और मोर टाइप के टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और यहाँ से ऑर्गन क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे लिवर क्या है, लिवर ऑर्गेनिज्म है, लिवर ऑर्गेनिज्म है। और लिवर किससे बना है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से। और जो स्पेसिफिक टिश्यू होगा वो एक स्पेसिफिक टाइप के सेल से बना होगा। ह्यूमन ऑर्गन इंक्लूड ब्रेन, स्टमक, किडनी, लिवर। प्लांट ऑर्गन इंक्लूड रूट, स्टेम, लीव्स। आप सोच रहे होंगे प्लांट में ऑर्गन कहाँ से आ गए, तो प्लांट क्या है, प्लांट इज ए लिविंग बीइंग। तो भी सी बात है, जब वो भी फंक्शन करेगा तो उसके पास भी अपने ऑर्गन सिस्टम होंगे। तो रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है और स्टेम सिस्टम है और लीव्स हैं। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। रूट का फंक्शन एब्जॉर्प्शन करना है, स्टेम का फंक्शन एरियल पार्ट को सपोर्ट करना है, ऐसे लीव्स का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो अपना अपना ऑर्गन है, अपना अपना फंक्शन है। ऐसे ही फ्लावर एक ऑर्गन है, फ्लावर का क्या सिस्टम होगा, फंक्शन होगा, फ्लावर का फंक्शन होगा रिप्रोडक्शन करना। और जब एक से अधिक ऑर्गन मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ आ जाते हैं तो वही क्या बनाते हैं, वही बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, वही क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब बायोलॉजी में तो बेसिक यूनिट क्या मान के चलते हैं, सेल को मान के चलते हैं। लेकिन इकोलॉजी सेल लेवल पे तो पढ़ी नहीं जाएगी, इकोलॉजी पढ़ी जाएगी इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। तो इसलिए हम इसकी
इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? जहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है ना, वहां पे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ होता है। जैसे ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट मानी जाती है किसकी? स्टडी ऑफ इकोलॉजी की। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जब सेम स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल मिलते हैं ना, तो सेम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ह्यूमन, ह्यूमन क्या है? ऑर्गेनिज्म। और जब ह्यूमन की पॉपुलेशन बनेगी ना, तो वो क्या बनाएगी? एक तरह के आइडेंटिकल चीज होंगी, तो वो स्पीसीज बनाएगी। एक करेक्टर, सिमिलर करेक्टर शेयर करेंगे, तो वो स्पीसीज बनाएंगे। ऑफ सेम सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, तो सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म साथ आते हैं ना, तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो बनाते हैं पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ऐसे ही टाइगर पॉपुलेशन, लायन पॉपुलेशन, ये एग्जांपल्स हैं। क्योंकि सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म साथ आते हैं ना, तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो पहले क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आ गया? पॉपुलेशन आ गया। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कैट, ह्यूमन हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो डिफरेंट पॉपुलेशन शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे ऑल पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कम्युनिटी बनाएंगे। जैसे ले लो, एक फॉरेस्ट ले लो, फॉरेस्ट ले लो। फॉरेस्ट में पॉपुलेशन कैट की भी है, जिसमें टाइगर भी होगा, लायन भी होगा, उसमें वाइल्ड डॉग भी होगा, हाइना भी होगा, उसमें प्लांट की स्पीसीज भी होंगी जो अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, जो पॉपुलेशन बनाएंगे, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। आपस में क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। Ecosystem consists of all living things and so that is called biotic factor given area together with the non-living environment abiotic factor. The non-living environment include water, sunlight, soil and other physical factor. जब कम्युनिटी, दो डिफरेंट कम्युनिटी या दो से अधिक कम्युनिटी मिल जाएंगी ना, तो बनाएंगे इकोसिस्टम। तो क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आएगा लैंडस्केप। जब डिफरेंट लैंडस्केप मिल जाएंगे तो बनाएंगे बायो। और पूरे प्लेनेट अर्थ पर पाए जाने बायो वाले बायोम मिलके क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर बनाएंगे। तो ये हो गया लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम इसमें देखेंगे, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मिलकर बना रहा है पॉपुलेशन, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल बना, क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ आती है तो बनाती है कम्युनिटी। क्या बनाती है? कम्युनिटी। जब डिफरेंट कम्युनिटी एक साथ आती है तो क्या बनाती है? इकोसिस्टम। जब डिफरेंट इकोसिस्टम आते हैं ना, तो क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोम बनाते हैं। और जब डिफरेंट बायोम एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बायोस्फीयर। तो अवर प्लेनेट अर्थ इज ए बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। तो इस बायोस्फीयर में ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दिया जाए, इस बायोस्फीयर में ह्यूमन को इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये बनता है बायोस्फीयर 2। तो ये बनता है बायोस्फीयर, क्या बनता है? बायोस्फीयर 2। हम देखेंगे बायोस्फीयर 2 क्यों बोल रहे हैं, इसको देखेंगे आगे। अब हम देखते हैं सेल के अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे। सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल का फंक्शन देखेंगे, कौन सा ऑर्गेनली कौन सा फंक्शन कर रहा है, उसका एक नियत फंक्शन ही क्यों है, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वो फंक्शन क्यों कर रहा है, ये सब हम आगे देखेंगे। सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म ही वो पार्ट होता है सेल का जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज।
तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रोल प्ले करती है सेल के मेंटेनेंस में। तो पहले किसी चीज का फंक्शन देखने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका किसी चीज का फंक्शन देखने से पहले क्या देखते हैं, उसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उसका देखते हैं हम स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड स्ट्रक्चर होती है, जो सेल के इनसाइड को आउटसाइड से सेपरेट करती है, जो सेल के इनसाइड को आउटसाइड से सेपरेट करती है। और सेल मेम्ब्रेन ही होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि बाउंड्री ऑफ द सेल भी डिसाइड करती है। बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की लिमिट क्या होगी उसको डिसाइड करती है, उसको डिसाइड करती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की, फास्फोलिपिड बाइलेयर की, फास्फोलिपिड बाइलेयर की, जिसमें प्रोटीन ढकी रहती है, जिसमें प्रोटीन क्या रहती है, एम्बेडेड रहती है। प्रोटीन का भी एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए मेम्ब्रेन में पाई जाती है। क्योंकि एक सेल जब दूसरे सेल से इंटरेक्ट करेगी तो इन प्रोटीन के माध्यम से ही करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी तो उसमें भी प्रोटीन का रोल होगा, तो इसलिए इसमें प्रोटीन एम्बेडेड रहती है। सेल जब सिग्नल देती है तो भी प्रोटीन और अदर केमिकल कंपाउंड के द्वारा देती है, तो इसलिए प्रोटीन पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में। सेल का मेन फंक्शन होता है सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। सेलेक्टिव मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये सेमी परमेबल इन नेचर होता है, सेमी परमेबल इन नेचर होता है और सेलेक्टिव इन नेचर होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी शेयर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल इन नेचर होती है, जो बात कर चुके हैं हम। अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल, allow certain molecule but not all, allow certain molecule without any requirement of energy। जब ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। जैसे सेल और क्या, सेल मेम्ब्रेन और क्या करेगी, कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट आयन into and outside of the cell, mediating response of cell to external stimuli, जिसको हम सेल ट्रांसडक्शन बोलते हैं, जिसको हम सेल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। और सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर दिया था ना, वो दिया था सेंगर एंड निकोलसन ने, सेंगर एंड निकोलसन ने। हम जिसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो कि सबसे प्रोमिनेंट मॉडल है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सबसे प्रोमिनेंट मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। जैसे इसमें देखो, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है ये हेड दिख रहा है, ये टेल दिख रहा है, फिर ये टेल दिख रहा है, फिर ये हेड दिख रहा है। तो ये जो लिपिड है ना, लिपिड, लिपिड के दो पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड के दो पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, कौन से, हेड हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। ये फास्फोलिपिड लेयर होती है, फास्फो बाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड क्योंकि आउटसाइड पे भी पाया जा रहा है फास्फोलिपिड, और इनसाइड पे भी पाया जा रहा है फास्फोलिपिड। बीच में एक्वस मीडियम है, बीच में क्या है, एक्वस मीडियम। तो इसका हेड होगा ना, हेड कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। वह मॉलिक्यूल या वह कंपाउंड जो वाटरफोबिक होते हैं, वाटरफोबिक होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। और जो वाटर लविंग कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। तो बायो जो इनमें इंटरेक्शन पाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन में, वो डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन पाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा ही सेल अपने
सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। तो फास्फोबाइलिपिड लेयर होती है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड रहती है। चूंकि ये सिमिलर स्ट्रक्चर है फास्फोबाइलिपिड, अब जब इसमें प्रोटीन धस गई ना, इसलिए सिंगर एंड निकोलसन ने इसको बोला था मोजैक। मोजैक मोजैक मतलब जब किसी सिमिलर चीज में कोई एक अलग तरह की चीज आके धस जाए या उसमें रख दी जाए तो मोजैक बन जाता है। जैसे मोजैक समझे, जैसे हम एक तरह की टाइल दीवार पे लगाएं, उसमें हम कहीं कहीं कलर्ड अलग कलर की टाइल लगा दें तो वो मोजैक अलग से दिखाई देगा। ऐसे ही जब सिमिलर फास्फोबाइलिपिड लेयर में प्रोटीन आगे धस जाएगी तो उसको फ्लूइड मोजैक मॉडल बोला था। किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने। मोजैक इसलिए किस लिए टर्म यूज करा था? प्रोटीन्स के लिए। मोजैक किस लिए टर्म यूज करा था? प्रोटीन्स के लिए। कुछ प्रोटीन्स पे जब कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ जाता है ना तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जब लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन भी पाई जाती है। कुछ ट्रांसपोर्ट चैनल भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। ट्रांसपोर्ट चैनल का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कराना एक कंपाउंड को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। कुछ प्रोटीन ऐसी पाई जाती हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करती हैं सेल के। तो ये बेसिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो सेक्शन डायग्राम बनाया जाता है ना बोर्ड, उसमें क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है। फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये कोई प्रोटीन है जो कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टेशन में या उसके सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प कराएगी, जिसमें जिसको एक बाइंडिंग साइट होगी जिसमें एक रिसेप्टर साइट होगी। तो ये आगे पढ़ेंगे। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है प्रोटीन्स। प्रोटीन फिलामेंट अटैच रहते हैं सेल मेम्ब्रेन से। कुछ रिकॉग्निशन प्रोटीन होती हैं जो ट्रांसडक्शन में हेल्प करती हैं। ऐसे ही मेन कंपाउंड अब क्या आता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म सेमी विस्कस सबस्टांस होता है। कैसा होता है? सेमी विस्कस कॉलोइडल सबस्टांस होता है। सेमी विस्कस इन नेचर। क्या होता है? सेमी विस्कस। इसी में क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म को ही सब्सटेंस ऑफ लाइफ बोलते हैं। पहले हमने देखा था जैसे बिरचोप साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बोला था प्रोटोप्लाज्म। तो उन्होंने बोला था सब्सटेंस ऑफ लाइफ, तो इसलिए साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? सब्सटेंस ऑफ लाइफ कहलाता है। इसी में सेलुलर ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड रहते हैं। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड उनके साथियों ने। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे न्यूक्लियस से, जो कि न्यूक्लियस हमारा आगे आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। सारे फंक्शन न्यूक्लियस से रेगुलेट होते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। वो डीएनए आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से वो आरएनए। अब आरएनए भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया। ये जो आरएनए होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनता है प्रोटीन। एमआरएनए बनाता है प्रोटीन किसके माध्यम से? ट्रांसलेशन प्रोसेस के माध्यम से, और विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो अब ये आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। एंड कर देना।